दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 6 लेकर के उपस्थित है और ये 6 नंबर सीरीज है हिंदी की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के 10 क्वेश्चन है जो जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड और रीट आरटेट टेट और सभी राज्य की टेट से संबंधित एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद। और हम बात करेंगे जेएमआरसी, रीट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट, एलडीसी, इन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज हम बात करेंगे रीट जेएमआरसी हिंदी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 6 और उसका ये सॉल्यूशन है। इससे पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था उसका ये सॉल्यूशन है। और अब हम देखते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे रॉन्ग था और उसमें किस प्रकार से एक्सप्लेन है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे है नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो नए व्यंजन है उसको हम उच्चारण करते हैं तो ये कहाँ से उच्चारित होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो वर्तस्य और नासिका से उच्चारित होता है, वर्तस्य और नासिका नए व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। बाकी सभी तो घोष है लेकिन एक वर्ण है वो अघोष है और ये है हमारा 6। तो अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जिसमें हमारे पास कि पहले और दूसरे को छोड़ करके, तो यहाँ पे ग, घ और अड़ ये वर्ण घोष होते हैं। तो इसी प्रकार से च, छ को छोड़ करके ज, झ और य और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसी के साथ में सभी स्वर और य, र, ल, व ये सभी घोष होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि पहला और दूसरा जो वर्ग का वर्ण होता है ये सभी अघोष होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो आंसर है ये 6, ये घोष वर्ण नहीं है, ये अघोष वर्ण है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी घोष और अघोष के कितने होते हैं, वर्ण होते हैं। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। प्रश्न संख्या 3 में पावक में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपको दिया गया है पावक और पावक में आपसे पूछा जा रहा है कि संधि कौन सी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसी में। तो यहाँ पे हमारी जो पावक में संधि है ये संधि है अयादी संधि। पावक में अयादी संधि है और यहाँ पे अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनता है पौ प्लस अक, पौ प्लस अक बराबर में पावक। और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो औ दिया है औ प्लस ए बन करके मिल करके जो आओ बनता है, आओ जो पाव, और ये हमारी है अयादी संधि। अब हम बात कर लेते हैं कि अयादी संधि की जो पहचान होती है वो मुख्य रूप से ए, ऐ, ओ और औ ये इसकी संधि की पहचान होती है। और इसके बाद में असमान स्वर आते हैं
और संधि करते समय ये जो शब्द होते हैं ये ए, आय और औ और आओ आदि जो कि बनते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि हवन सामग्री में प्रयुक्त समास है। हवन सामग्री में प्रयुक्त समास, तो यहाँ पे हमारे पास ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें अगर हम समास का विग्रह करें तो हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री, और यहाँ पे जो के लिए है ये संप्रदान के लिए, तो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी आपसे पूछा गया है तो संप्रदान यानी के लिए, हवन के लिए सामग्री। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ के लिए जो संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। कि संज्ञा का वह रूप यानी वो संज्ञा जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको अधिकरण कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आधार है, आधार के बाद में हमने इसमें उच्चारण किए है पर। अधिकरण होता है जो में या पर का प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे अधिकरण हमारे पास है, और अधिकरण के लिए में या पर जो इसमें आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग, तो यहाँ पे हमारा है प्र उपसर्ग। अगर हम बात करें कि प्र, तो प्र का मीन्स होता है आगे, प्र का मीन्स होता है आगे, या हम कह सकते हैं अधिक। इसका जो दूसरा अर्थ होता है अधिक, और इसी के साथ में इसको विशिष्ट भी कहा जाता है। तो जो प्राचार्य होता है इसमें प्र उपसर्ग लगा है। आपको ध्यान रखना है कहीं ऐसे नहीं कि पहले वाला ऑप्शन प्रा कह दी जाए, लेकिन प्र और प्र का मीन्स होता है आगे, अधिक, विशिष्ट। दो जो प्राचार्य होते हैं वो सभी से आगे होते हैं, सभी से अधिक होता है और विशिष्ट भी होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये क्वेश्चन पिछली बार पटवारी में और रीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो जरूर आप इन क्वेश्चन को लास्ट तक देखें। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 7। किस क्रमांक में निजवाचक सर्वनाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्रमांक में निजवाचक सर्वनाम है। अगर हम बात करें निजवाचक, तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो राम सब काम अपने आप करता है, यानी अपने आप का मीन्स होता है स्वयं करता है, और स्वयं तो अपने आप निजवाचक हो गया। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में जो हम की निजवाचक, तो इसमें जो स्वयं काम, मैं मेरा काम अपने आप कर लूँगा, तो वहाँ पर निजवाचक होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में गोरा गाय महादेवी वर्मा की पालतू थी, यानी महादेवी वर्मा की गाय का नाम गोरा था। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है गोरा गाय में संज्ञा है। गोरा गाय जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। और ये जो गोरा गाय है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल अकेला जैसे गाय शब्द दिया होता तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा बनता।
जातिवाचक क्योंकि संपूर्ण गाय के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे जो गोरा गाय है ये व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि ये गाय का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे मान लो एक एग्जांपल और है दूसरा, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो अगर चेतक घोड़ा आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रश्न संख्या 9 में मोहन बहुत सुंदर लेख लिखता है। यहाँ पे मोहन के लिखने की जो लिखावट है वो सुंदर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सुंदर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, कि अगर हम बात करें व्याकरण की दृष्टि से तो ये सुंदर क्या है। तो यहाँ पे ये सुंदर है विशेषण, क्योंकि यहाँ पे लेख सभी प्रकार के लेख होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा लेख है, सुंदर। और ये जो सुंदर शब्द है ये शब्द विशेषण है, ये लेख की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार का लेख लिखा जाता है, सुंदर लेख लिखा जाता है। तो ये सुंदर विशेषण है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लाइक शेयर करते रहें और वीडियो पे कमेंट करके भी बताएं आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न संख्या में है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनमें बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं या वे शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है विकारी। विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। जो संज्ञा शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और इसी के साथ में क्रिया और विशेषण, ये सभी जो शब्द होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के साथ जब इनको प्रयोग करते हैं तो इनमें परिवर्तन आ जाता है, इनमें बदलाव आ जाता है। और अगर हम बात करें अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, कि वचन, लिंग, पुरुष, काल आदि के साथ प्रयुक्त होने आदि के आधार पे इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, ये शब्द अविकारी होते हैं। और ये शब्द जो हमारे होते हैं ये अवयव कहलाते हैं। ये शब्द अवयव कहलाते हैं कि इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये शब्द अवयव शब्द कहलाते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये अवयव होते हैं जिनका कोई और अधिक विभाजन भी नहीं होता है। और इसी की बात कर लेते हैं आगे। जो हमारे पास है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए थे, यानी प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को उस नाम से संबोधित करते थे या किसी वस्तु का वो नाम लेते थे, लेकिन ये अन्य अर्थ भी नहीं होता है, जिस शब्द का कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होता है, और इन शब्दों के टुकड़े करने पर टुकड़े स्वतंत्र नहीं होते, यानी टुकड़े करने के बाद में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये रूढ़ शब्द होते हैं जो प्राचीन काल में किसी के नाम विशेष से संबंधित है और इनका अर्थ भी अन्य नहीं निकलता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि इसका केवल एक ही अर्थ होता है और स्वतंत्र टुकड़े भी नहीं होते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो आते हैं ये हो जाते हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये शब्द हमारे सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और
इसी के साथ में तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करके वीडियो को ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो हो तैयार करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।